आपके यहाँ शायद नेटवर्क गड़बड़ है सर। हमारे मेरा ही नहीं आ रहा, सबके में नहीं आ रहा, तुम्हारे में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो बहुत कट कट के आ रही है सर वॉइस आपकी। छाया, क्लियर है सर वॉइस। 1 मिनट लिख लो, मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इसके मोबाइल के माइक के पास आके बोलता हूँ। नेटवर्क तो बढ़िया है हमारे यहाँ। तुम एक बार चेक तो कर लो भाई। सर स्क्रीन, हाँ सर स्क्रीन क्लियर है, क्लियर है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुक जाओ मैं देख रहा हूँ इसके बारे में। ये है आसान, बस 1 मिनट हम इसका पोस्टुलेट सारे लिख लें, फिर एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक बार स्क्रीन क्लियर हो जाएगी तो सही हो जाएगा। ये बीच में कैपिटल लिखता हूँ तुम लोग को बस हाईलाइट करने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि हाईलाइटर तो रहता नहीं है। हम ग्रामर और ग्रामर मत चेक किया करो भाई। सिर्फ मोनोलेयर बनता है। चलो, ये दिख रहा है स्क्रीन? आधी दिखती है आधी नहीं दिखती है, थोड़ा दिमाग खराब है। चलो बस इतना दिख रहा ना? हाँ देखो, हम यहाँ पढ़ते हैं लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बेसिकली इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये थियरी दी क्यों गई थी, और इसके बाद थियरी दी गई थी तो फिर बीईटी थियरी क्यों आई थी।
तुम लोग अब चैट बंद कर दो, फिर उसके बाद हम चालू करते, कुछ देर सुन लो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं, नेट खत्म है तुम्हारा इसीलिए। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली जो थी छाया और नीलम शालिनी, बेसिकली जो ये लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दी क्यों गई थी, क्योंकि आप याद करोगे ना, इसके अंदर दो चीज दी गई थी। मतलब एक मोनोलेयर की, मोनोलेयर कैसे बनता है, और एक मल्टी लेयर थी। तो मल्टी लेयर की लिए जो थियरी बनी थी वो थी बीईटी थियरी थी। लेकिन जो सिंगल लेयर और मोनो लेयर की जो थियरी दी गई थी वो हमारी कौन सी थियरी थी, वो लैंगमुर ये क्या देती है, मोनो लेयर के बारे में बात करती है। वो मोनो लेयर चीज क्या बात हो रही है, उस चीज को अभी हम बताएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा दो चीज में। पहले देखो होता क्या है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि सरफेस ऑफ सॉलिड, जो सरफेस ऑफ सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइड। जो सॉलिड, जो बेसिकली हमारा ये बताना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप याद करना चाहो इसके अंदर देखो, ये हमारा क्या है, एक तरह से ये पूरी तरीके से ये सॉलिड साइड्स है। ये सॉलिड साइड्स है, मैंने इसी चीज को इस तरह से लिखा है थोड़ा सा समझाने के लिए। हमारे पास एक सॉलिड साइट है बच्चा यहाँ पे। हाँ, हमारे पास क्या है, एक सॉलिड साइट है यहाँ पे। और ये हमारे सॉलिड साइड में बोल रहा है कि एक हमारी सॉलिड साइड की एक सरफेस है, मीन सरफेस ऑफ सॉलिड मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइड। तो ये हमारा एक सॉलिड साइट है और इसके अंदर कुछ गड्ढे दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, एक कोई साइट है। और साइट मतलब क्या होता है कि इसी साइट पे हमारा क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल आ रहा है, बार बार एड्सॉर्ब हो रहा है। तो यही पहला पॉइंट बोल रहा है। एजम्पशन में क्या लिए थे कि सरफेस ऑफ सॉलिड मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइड, एक सॉलिड सरफेस था जिसके अंदर एलिमेंट्री साइट्स बने हुए थे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर होगा। देखना पड़े, हमारे पास क्या था बच्चा, ब्लर कहाँ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखो मिला पहले पॉइंट में कि सरफेस ऑफ सॉलिड मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइट्स, मींस ये जो हमारा एक बेसिकली क्या है, एक तरह से ये सॉलिड साइट्स है। देखो अगर हम ग्रीन से इसको कर दे पूरा, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्री साइट्स हैं। और इस एलिमेंट्री सॉलिड मतलब जो सरफेस है, इसी सॉलिड सरफेस में साइड को क्या बोल रहे हैं, जो गड्ढा है उसी को हम साइड बोल रहे हैं। तो हमारे पास एक सॉलिड सरफेस था या सॉलिड ऐसी कोई चीज है, उसके अंदर हमारे क्या बने, छोटे छोटे गड्ढे या साइड्स बने होते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि हमारा जो सरफेस ऑफ सॉलिड साइड्स था, जो सॉलिड था वो, जो हमारा सॉलिड सरफेस था वो एक साइड का बना हुआ था। साइड का मतलब कि वहां पे गड्ढे थे दसे दसे। देखो यहाँ पे जैसे गड्ढा है, गोला गोला यहाँ पे गड्ढा हुआ है, लेकिन इसी गड्ढे में ये गोला वाला आके भर फिलअप हो चुका है। तो बेसिकली पहला पॉइंट यही बोला रहा है कि जो सरफेस ऑफ सॉलिड था वो एक एलिमेंट्री साइट का बना हुआ था। ये हमारा एक सॉलिड सरफेस है, इसमें साइट्स बने होते हैं। और इसके अंदर हमारा क्या था, ये आगे चल के बोलता है कि विच कैन एब्जॉर्ब द गैस मॉलिक्यूल। और उसी साइट में छोटे छोटे जो हमारे थे गैस मॉलिक्यूल क्या थे, उसी में एड्सॉर्ब थे। एंजाइम एड्सॉर्प्शन मॉडल की तरह क्या, लॉक इन की हाइपोथेसिस नहीं है, बस उसी तरीके का एज्यूम कर सकते हो कि एक सरफेस है सॉलिड सरफेस, उसी सॉलिड सरफेस में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोला वाला इसके अंदर हमारा आ गया। क्या हुआ, गोला वाला इसके अंदर हमारा क्या क्या आके इसकी जगह ले लिया, इसको अगर गोला सर्किल कर दो तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला जंक्शन इन्होंने क्या लिया था कि जो सरफेस ऑफ सॉलिड है वो किसकी बनी होती है, तो उसके अंदर एलिमेंट्री साइट्स हैं। और उसी साइट्स में हमारा जो होता है, जो मॉलिक्यूल होता है गैस मॉलिक्यूल, उसके अंदर एड्सॉर्ब होता है। आप समझ रहे हो, एड्सॉर्ब मतलब उसके अंदर आके फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि द सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस। अच्छा, इसके पहले अगर हम बताना चाहें तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चा, कि हमारे पास एक ही साइड में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब कि ओनली वन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इन वन साइड। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या मिला है कि एक एलिमेंट्री साइड है, सॉलिड साइड मतलब हमारे एक एलिमेंट्री सॉलिड सरफेस है, और इसी सॉलिड सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे जिसको हम साइड बोल रहे हैं। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारा एक साइड, एक हमारा सरफेस है सॉलिड सरफेस, उसमें साइड्स बनी होती हैं, मतलब गड्ढे बने हुए, उसके अंदर हमारा गैस मॉलिक्यूल आके एंटर कर जा रहा है, मींस ऑक्यूपाई कर जा रहा है। फिर हमने ये देखा कि एक गड्ढे में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है बच्चा, एक मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक साइड में एक ही मॉलिक्यूल, एक गड्ढे के अंदर हमें एक ही मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है। तो बच्चा बेसिकली तब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब एक गड्ढे में सर एक ही मॉलिक्यूल मतलब ऐसे चार कोने वाले ऐसे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा, जो नहीं होगा वो ज्यादा होगा तो नहीं एब्जॉर्ब होगा, एक एक होगा। तो बेसिकली तुम्हें क्या होगा, एक लेयर मिलेगी और एक गड्ढे में एक ही लेयर। तो बेसिकली क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमारा सिर्फ मोनो लेयर बनता है। क्या बनता है,
मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? ऑन सरफेस। तो सरफेस के ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? मोनोलेयर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ अभी तक? से यस और नो? इतना दरिया में पंछी देखा। क्या हुआ? नो क्या हुआ फिर से? कहने का मतलब है लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम मोनोलेयर के थियरी को पढ़ते हैं। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो एडजॉर्प्शन होता है, इसके अंदर हम जो बताते हैं कि इसके अंदर जो एडजॉर्प्शन हो रहा है सिर्फ एक ही लेयर का एडजॉर्प्शन हो रहा है। और बीईटी थियरी में जब हम पढ़ते हैं तो एक सर्किल में वो बोला जाता है कि उसके मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब मल्टी लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास एक कोई सरफेस है, इस तरह का सरफेस है, हमने ऐसे पोजीशन खींच दिया, तो हमारे पास यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया, यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया, एक गड्ढा एक गड्ढा एक गड्ढा, मतलब हमें साइड्स बना दिए। एक सॉलिड सरफेस है, हमने इस सॉलिड सरफेस पे साइड्स बना दिए एकदम सेम पोजीशन पे, सेम दूरी पे। तो हम क्या देखते हैं कि जो गड्ढे हैं उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल गैस का, बॉल ले लो क्रिकेट का बॉल और गड्ढा बना दो, तो इस गड्ढे में क्रिकेट का बॉल एक ही उसी गड्ढे में फिक्स हो जाता है। ऐसा गड्ढा, ऐसा साइड से कि एक ही मॉलिक्यूल बॉल इसके अंदर आ सकता है। तो बेसिकली आप देखोगे एकदम सेम पोजीशन पे, अगर छत पे अगर डाले हो और बॉल का पोजीशन अगर है उसके अंदर आप फिक्स कर सकते हो, तो आप देखोगे एक ही बॉल जाएगा और एक तरह से एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक बराबर सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। तो यही चीज बोलता है कि इस थियरी के अंदर हम मोनोलेयर के फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं या पढ़ते हैं इसके बारे में, और ये हमें थियरी बताती है कि सिर्फ इस थियरी के हिसाब से मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिर्फ पहला पॉइंट हम बताए थे कि हमने कोई एक सॉलिड सरफेस लिया है, इस सॉलिड सरफेस पे हमारे क्या है कि छोटे छोटे साइड्स बने, मतलब इसी चीज को हमने 3D में बना दिया, गड्ढे बने हुए हैं, उस गड्ढे के अंदर सिर्फ एक ही बॉल या एक ही गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर सकता है। क्या हो सकता है? एक ही गड्ढे में एक ही मॉलिक्यूल फिक्स हो सकता है। तो ये पहला अजम्पशन ये था कि सिर्फ एक ही गड्ढे में एक ही लेयर जब जा रहा है तो एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। आपको देख के ही समझ में आ जा रहा है? समझ में आया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो सरफेस होता है, जो सॉलिड सरफेस होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस से संदीप आप क्या समझते हो? कि कोई भी चीज एक बराबर हो या एक ही चीज हो। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो साइज है बिल्कुल वो सेम साइज है, सेम साइज है, सेम साइज के साथ साथ सेम दूरी है। मतलब कि हमारे पास दूरी, इन सबके बीच की जो दूरी होगी एक बराबर होगी, और गड्ढा भी होगा एक बराबर होगा, और बॉल भी गैस मॉलिक्यूल उसी गड्ढे में जाएगा। तो सब कुछ एक बराबर है, मीन्स होमोजीनियस है। मतलब कि सेम एफिनिटी से ये एक मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करेगा, सेम एफिनिटी के साथ। मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा इसके अंदर कि इसके अंदर ज्यादा एफिनिटी से गया, इसके अंदर ज्यादा एफिनिटी से गया। तो इस सरफेस पे सेम गड्ढे बने हुए और सेम दूरी पे बने हुए, तो एक ही गैस मॉलिक्यूल सेम सरफेस पे जाएगा, सेम एफिनिटी होगी, सेम साइज होगा, और सभी साइड्स जो होंगे, सभी जो गड्ढे होंगे वो बराबर होंगे। तो हमने पहला पॉइंट ये जाना कि एक सॉलिड सरफेस का बना होता है, उसमें कुछ सॉलिड का बना होता है, जो हमारा सरफेस होता है वो सॉलिड का बना होता है, उस सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे में साइड्स बने होते हैं, और उसी साइड में हमारे गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरे पॉइंट में जाना कि जो हमारे सरफेस जो है वो बराबर है, होमोजीनियस है, और सब गड्ढे एक बराबर बने, और गड्ढे में जो गैस मॉलिक्यूल जाएगा वो एक बराबर जाएगा, और सिर्फ एक ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा, काहे में? रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। हैं? ठीक है। तो तीसरे सेकंड पॉइंट तक समझ में आया कि जो सरफेस हमारा था सॉलिड होमोजीनियस था। पहला हमने क्या जाना कि, अब तीसरा पॉइंट जानते हैं कि जो एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल है ये आइडियली बिहेव करेगा। जो एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल है बच्चा, वो क्या बिहेव करेगा? आइडियली बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? आइडियली बिहेव करेगा। आइडियली बिहेव करेगा मतलब कि कोई भी जो हमारे पास यहाँ पे, मतलब आइडियली वेपर फेज में सभी एग्जिस्ट करेंगे। सभी हमारे क्या होंगे? गैस फॉर्म में रहेंगे, वेपर के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है। तो जो गैस मॉलिक्यूल है, जो एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल है, सब आइडियली मींस की वेपर के फॉर्म में रहेंगे। अब चौथा पॉइंट ये बता रहा है, अभी तक हमने कहानी ये जाना कि एक हमारे पास सॉलिड सरफेस है, उसमें छोटे छोटे साइड से मिस गड्ढे हैं, उसी गड्ढे के अंदर गैस मॉलिक्यूल जाएंगे, बस एक गड्ढे में एक ही जाएगा। तो जब एक गड्ढे में एक ही जाएगा तो हमें क्या पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि सब गड्ढे बराबर है तो एक ही में एक जाएगा, और सब एक ही दूरी पे, तो होमोजीनियस था। जब एक ही गड्ढे पे जाएगा तो एक तरह से एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। जब एक लेयर का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो हमारा जो ये थियरी है, अजम्पशन ये बताता है कि सिर्फ मोनो लेयर का फॉर्मेशन होगा सरफेस के ऊपर।
फिर पांचवा पॉइंट ये बोल रहा है कि नो लेटरल इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, और लेटरल इंटरेक्शन नहीं होगा, दोनों पास पास चिपकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एक गड्ढे में सिर्फ एक ही जा रहा है, तो लेटरल इंटरेक्शन का इंटरेक्शन कहाँ हुआ इन दोनों से? क्योंकि दूरी पे है और सेम बराबर दूरी पे, एक ही गड्ढे में एक ही जा रहा है, तो इंटरेक्शन दोनों के बीच में नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा एग्जाम्पशन क्या है। तो पांचवा एग्जाम्पशन ये बोल रहा है कि जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल है, जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल हमारे पास बचा हुआ है, मॉलिक्यूल आर लोकेलाइज दैट इज डू नॉट मूव अराउंड द सरफेस। मतलब ये लोकेलाइज तो होता है, लोकेलाइज मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, लेकिन ये मूव नहीं करेगा, डू नॉट मूव अराउंड द सरफेस। क्यों? क्योंकि बराबर दूरी पे गड्ढे बने और हर गड्ढे में वो फिक्स हो जाएगा, तो ये मूव नहीं करेगा अपने पोजिशन से। ठीक है, मतलब जब मतलब गड्ढे से निकल सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आपस में सब मिल जाएंगे, क्योंकि एक गड्ढे में गया तो वो मूव अपने अराउंड के सरफेस में नहीं मूव करेंगे, या तो निकल जाएंगे या तो फिक्स हो जाएंगे, या तो निकल जाएंगे या तो फिक्स हो जाएंगे। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सर, वॉइस नहीं आ रही है। संदीप, वॉइस नहीं आ रही है क्या? निमस, वॉइस इज नॉट कमिंग। सर आ रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है भाई, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही मुझे पता चल रहा है। तो बेसिकली एक बार तो मैं इंट्रो, एक बार पूरी कहानी बता देते हैं, होता क्या है बेसिकली इस एजम्पशन में बोला ये गया। पहला पॉइंट ये बोलता है कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, और सॉलिड सरफेस हमारे पास एक है, और उसी सॉलिड सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, मतलब कि उसी सॉलिड सरफेस पे छोटे छोटे साइड्स बने होते हैं, और सभी साइड्स जो होते हैं, इस सेकंड पॉइंट का मतलब कि सभी साइड्स एक बराबर है और एक दूरी पे हैं। इसी पहले पॉइंट में जो हाफ हाफ में बोला है कि सभी सरफेस पे एक गड्ढे बने हुए, एलिमेंट्री साइड बने, उसी गड्ढे में हमारा जो गैस मॉलिक्यूल होगा, वो गैस मॉलिक्यूल उसके अंदर एडजॉर्ब होगा। सेकेंड पॉइंट में बोला कि सभी होमोजीनियस है, मतलब एक बराबर है, सेम एफिनिटी के साथ एडजॉर्ब करेंगे, सेम साइज के हैं और सेम पोजीशन पे हैं। तीसरे में बताया कि एडजॉर्ब गैस सभी आइडियली है, मतलब कि सभी क्या है, हमारे वेपर के फेज में हैं। और हमने बोला कि भाई एक गड्ढे में एक ही जाएगा, तो बेसिकली अब जब पूरे गड्ढे में सब चले जाएंगे तो देखोगे एक लेयर बनेगा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर बनेगा, मतलब यहाँ पे इस थ्योरी में मोनो लेयर का सिर्फ फॉर्मेशन होता है। दोनों के बीच में कोई लैटरल इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि दोनों दूरी पे रहते हैं और बेसिकली एक गड्ढे में रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक दूरी पे है तो वो दोनों अपने आसपास में ऐसे लोकलाइज नहीं होंगे, मूव करके एक दूसरे में जाएंगे नहीं, वो भले उसके अंदर फिक्स हो जाएंगे फिर निकल सकते हैं, लेकिन इसका वाला उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मूवेबल नहीं रहते। मतलब लोकलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन अपने सरफेस पे ये मूव नहीं कर सकते, सरफेस पे मूव नहीं होते, क्योंकि गड्ढा है तो फिक्स हो जाएंगे, बॉल चला जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इस थ्योरी में इतना ही जाना। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पोर्शन में, कि ये हमारा एजम्पशन था, फिर हम इसके बाद डेरिवेशन देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको लगा देता हूँ, दूसरे पेज पे मैं वो कर देता हूँ, तुम लोग इसको लिख सकते हो। यू कैन मेड इट एज सुन एज पॉसिबल।
हो गया भाई? फटाक से करो। हो गया? चलो देखो बच्चा, अब हम आगे की कहानी देखते हैं, डेरिवेशन के बारे में देखते हैं कि हमारे डेरिवेशन बोलता क्या, उसको समझते हैं। हमने अभी तक जाना सॉलिड सरफेस होता है। यहाँ देखो, हमने ये बनाया सॉलिड सरफेस। देखो, अगर इस थियरी की बात किया जाए बच्चा, तो इस थियरी में बेसिकली अगर तुम्हारे पास याद रहे, समझाने के लिए बताऊं, तो बेसिकली इसके अंदर दो प्रोसेस होता है। क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है क्या? इसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है वो डीजॉर्प्शन होता है। डीजॉर्प्शन होता है। अगर एक तरफ से एडजॉर्प्शन हो रहा है तो दूसरे तरफ से क्या हो जाता है? डीजॉर्प्शन होता है। वो कैसे होता है, ध्यान से समझना कि एडजॉर्प्शन डीजॉर्प्शन होता क्या है। इसमें बेसिकली हमने बताया, डेरिवेशन जानने से पहले हमने ये बताना चाहूंगा कि तुम्हारे अंदर इस प्रोसेस के अंदर पहले एडजॉर्प्शन होता है, फिर डीजॉर्प्शन होता है। अब एडजॉर्प्शन डीजॉर्प्शन होता क्या? दो प्रोसेस होगा, मतलब कि साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब यहाँ पे देख लो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा हुआ है, और यहाँ पे तो मतलब दोनों एक साथ होते हैं। ये होता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बताता है, एडजॉर्प्शन के बारे में, और ये डीजॉर्प्शन के बारे में बताता है। अब ये एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन है क्या, इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन। सो इफ वी सी दिस डायग्राम, सॉलिड सरफेस जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था, इसके अंदर हमारा गैस मॉलिक्यूल फिक्स हो चुका है। सपोज दैट हमारे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है बच्चा इसके अंदर। वो कह रहे, देखो ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहे हैं, तो जब इस बॉक्स के अंदर या इस एलिमेंट्री सरफेस के ऊपर, जब या एलिमेंट्री साइड्स के ऊपर जब हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे अगर वो फिक्स हो जाते हैं, अगर वो फिक्स हो जाते हैं बच्चा, अगर वो चिपक जाते हैं एलिमेंट्री साइड पे, तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बोला जाता है। मींस जो गैस मॉलिक्यूल है, ये जो छोटा छोटा गैस मॉलिक्यूल है, वो क्या हो रहा है? एड्सॉर्ब हो रहा है, तो इसको के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होगा सरफेस के ऊपर, ये डिजॉर्प्शन भी होता जाता है। मतलब ये गैस मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में निकलता भी जाता है। तो इधर एडजॉर्प्शन हो रहा है और निकलता भी जा रहा है। तो बेसिकली हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? दोनों एक साथ मिल रहा है। अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो एक हमारा डिजॉर्प्शन हो जा रहा है, एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन। मतलब एक आके चिपक रहा है तो दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। तो इस थियरी के अंदर हमें क्या दो प्रोसेसेस देखने के लिए मिले? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। एडजॉर्प्शन मतलब आके चिपकना, डिजॉर्प्शन मतलब कि बाहर की तरफ निकल जाना। ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाना। तो बेसिकली इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन। इसीलिए हम के से रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉर्प्शन और के डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिजॉर्प्शन। तो जब दोनों प्रोसेस सेम होता है तो हम इसमें दोनों सी चीज दिखाएंगे। तो इसीलिए अब इस डेरिवेशन को सर करेंगे कैसे, इस चीज को जो हमने समझा, तो उसको टर्मिनोलॉजी पे आप लिख कैसे दिए। तो मैं कहूंगा कि सपोज दैट हमने कोई गैस मॉलिक्यूल लिया, और उस गैस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका कोई नामकरण कर देते हैं। जैसे तुम लोग का नामकरण, हमने नामकरण कर दिया ए। हमने क्या नामकरण कर दिया बच्चा? ए नामकरण कर दिया। और हमारा जो सरफेस है उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया, इसका नाम दे दिया एम दे दिए। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो बोला कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो रहा है और जो निकल रहा है, इन दोनों का नाम क्या है? भाई मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, ये सालिनी अगर आके एब्जॉर्ब हो रही तो निकल भी रही है, तो इसको सालिनी ही बोलेंगे ना, और उसको कोई और तो नाम देंगे नहीं। तो बेसिकली मैंने यही बोला कि जो ए है वो क्या हो रहा है कि सरफेस के ऊपर जो हमारा क्या, ये गैस मॉलिक्यूल है, तो हमने एक ही नाम देंगे। भाई एक तरह का दिख रहा है तो एक ही नाम देंगे ना, दो नाम तो देंगे नहीं। तो जो आ रहा है अगर वो चिपक जाती है सरफेस पे तो एडजॉर्प्शन बोला जाएगा, अगर वहां से निकल जाती है तो बोलेंगे डिजॉर्प्शन। तो हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है उसको हमने ए नाम दे दिया, जिसको हम गैस मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, और एम बोल रहे हैं ये सरफेस को हम एम मॉलिक्यूल। क्योंकि दो चीज इन्वॉल्व है, एक हमारा सरफेस इन्वॉल्व है इस थियरी के अंदर, और एक हमारी मॉलिक्यूल। ये चिपक रहा है तो एडजॉर्प्शन, अगर जा रहा है तो डिजॉर्प्शन। और दो ही प्रोसेस हो रही है इसके ऊपर, अगर चिपक रहा है तो एब्जॉर्प्शन बोल दे रहे हैं, और डिजॉर्प्शन बोल रहे हैं जब निकल जा रही है तो।
लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो प्रोसेस भी हो रही है इसके अंदर, और दो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज, दो थिंग्स भी इन्वॉल्व है, एक हमारा सरफेस और एक हमारा मॉलिक्यूल, दोनों चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ए हमारा गैस मॉलिक्यूल है और एम हमारा क्या सरफेस है। तो बच्चा इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने देखा क्या कि जब हमारा दोनों एक साथ जब टच में आ रहे हैं तो एक गैस मेटल सरफेस कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। मतलब जब गैस इस पे आके चिपक जा रहा है तो एक तरह से हमें गैस, और ये हमारा क्या सॉलिड सरफेस है, तो हम बोल देंगे या कोई मेटल सरफेस है या मेटल सरफेस, ये भाई कोई मेटल सरफेस होगा, इसके ऊपर गैस इन्वॉल्व होगा। तो एम मतलब मेटल होता है, एक मेटल सरफेस हमारे पास है, और ये हमारा ए गैस मॉलिक्यूल है, नाम दे दिए। जब चिपक जा रहा है तो इसको दोनों को साथ में क्या बोलेंगे, गैस मेटल सरफेस का कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं। बेसिकली क्या बन रहा है, गैस मेटल का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर होता है क्या, दोनों प्रोसेस को लिखेंगे, एक बार रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक बार दूसरे बार में हम रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को लेंगे, और फिर दोनों को इक्विलिब्रियम में करके हम इसको डिराइव कर देंगे। अब देखो कैसे हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है मतलब सिर्फ ये वाली है लाइन की बारे में बात करता है, जब ए प्लस एम आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो जब आपस में दोनों, जब यहाँ पे चिपक रहा है, जब आपस में दोनों चिपक रहे हैं बच्चा, तो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। जब ये इधर जा रहा है, टूट रहा है, जब ये यहाँ से निकल जा रहा है, तो उसको क्या कर दे रहे हैं, गैस अलग हो जा रहा है, गैस अलग हो जा रहा है और मेटल सरफेस अलग हो जा रहा है। तो एक बार एडजॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रेशर ऑफ गैस, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये है, प्रेशर ऑफ गैस मतलब कि जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन तभी ज्यादा होगा जब प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब कह ये सकते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब प्रेशर ज्यादा होगा, इसके ऊपर जब ज्यादा प्रेशर लगाओगे ऊपर तो जो चिपक 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 प्रेशर लगाएंगे तो चिपकेगा, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तुम्हें पापा कहेंगे जाओ 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 इलाहाबाद जाओ 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 पढ़ो 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 पढ़ो, तो क्या हो रहा है, वो एक तुम्हारा रूम क्या है, तुम्हारा साइट है, और तुम उसके अंदर क्या रहे हो, जा रहे हो, तो बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। तो जब हम प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतना ज्यादा वो उसके अंदर चिपकेगा, तुम्हें प्रेशर दिया जाएगा तो तुम इलाहाबाद जाओगे, रूम में तैयारी करोगे। तो बेसिकली यही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो हायर विल बी द प्रेशर, हायर विल बी द एडजॉर्प्शन। तो लिख सकते हो, ये नोट डाउन कर सकते हो, हायर विल बी द प्रेशर, हायर विल बी द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। और ये भी हो सकता है कि अगर भाई खाली जगह है तो ज्यादा, अगर गैस मॉलिक्यूल है जितना खाली जगह रहेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो हम छत की तरह ऐसे बनाए थे ना, तो जितना खाली जगह यहाँ पे होगा उतना ज्यादा, अगर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो एक जगह ले लेगा, तो भाई अगर नहीं खाली है तो नहीं जाएगा ना वो, तो जितना ज्यादा खाली जगह होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो दूसरा ये बोल सकते हो कि जब खाली रहता है जगह उस पर भी डिपेंड करता है, जितना जगह खाली उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये भी बोल सकते हो n इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, 1 माइनस थीटा है तो 1 माइनस थीटा तक एब्जॉर्ब होगा। अब एक एक चीज करके देखते हैं, n क्या होता है इसके अंदर, तो n होता है टोटल नंबर ऑफ साइट। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ साइट। और थीटा क्या है, तो फ्रैक्शन बोलोगे, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर। मतलब हम काउंट तो नहीं कर सकते ना कि कितने साइड्स में क्या है, तो फ्रैक्शन बोल देते हैं, फ्रैक्शन सरफेस, फ्रैक्शन सरफेस कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन सरफेस मान लेते हैं कवर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। मुझे नहीं पता वो कितना, भाई बड़ा सा छत बना दो उसके अंदर कितना क्या हम काउंट नहीं किए, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो हमारा थीटा है तो ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन, नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बटे में क्या होता है, नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट अवेलेबल, अवेलेबल। तो हमें ये बताता थीटा, एन बताता क्या कि टोटल नंबर ऑफ साइट्स, और थीटा ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन कवर किया, ये भी बता देता है, और ये बता देता है कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट कितना हमारा ऑक्यूपाई हो चुका है और कितना हमारा बचा है, तो थीटा इसको भी हमें दर्शाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसके नंबर ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे, अभी दूसरा हम इसके बाद यहां से डिस्कस करेंगे, तो बताओगे क्या, रेट है, ये रेट लॉ है, तो बताओगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बच्चा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बराबर क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से,
और प्रेशर ऑफ क्या है, पीए है, तो प्रेशर ऑफ गैस मतलब मॉलिक्यूल है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, फिर हमारा क्या प्रेशर ऑफ ए मॉलिक्यूल, फिर क्या बच्चा प्रेशर ऑफ ए मॉलिक्यूल, और सर हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ वैकेंट साइट से, और क्या डिपेंड कर रहा है सर, एन माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो, एन माइनस वन माइनस एन इंटू वन माइनस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या इस चीज को लिखा तो गलत लिखा, इक्वेशन नंबर 1 सिर्फ नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन को हमने रिप्रेजेंट किया। नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, वो चीज कवर हो चुके हैं। नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स रहेगा तो और ज्यादा होगा, और एन माइनस थीटा तक ये एब्जॉर्ब होगा। तो हमने क्या लिखा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली को हम कांस्टेंट लिखते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा तो कांस्टेंट है। फिर प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, फिर एन इंटू वन माइनस थीटा पे। तो बोलो इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया। अच्छा 1 समझ में आया निवास। यस सर। अब तुम्हें समझाते हैं रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होता है, तब दोनों को ले आके एक साथ में इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बारे में। यहां तक एडजॉर्प्शन तक समझ गए, एक क्वेश्चन बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। अब रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बारे में समझते हैं। सपोज एट हमारे पास क्या है, ऐसे हमारे पास है, और इसके अंदर मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, मॉलिक्यूल गड्ढा बना दो, मॉलिक्यूल हमारे, तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा ना, डिजॉर्प्शन जिसको बारे में बात करें, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो सर जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ जो डिजॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होगा किस पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल, एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल। अब बच्चा थोड़ा सा ध्यान समझना कि सर ये डिजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर है, जो डिजॉर्प्शन है किसके ऊपर डिपेंड है। भाई देखो ये तो पहला प्रोसेस हो गया, तो अब डिजॉर्प्शन जो होता है वो बाद में होता है। बाद में कब होता है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए रहते हैं, जो इस बॉल जो इस गड्ढे में आ चुके रहते हैं, उसका डिजॉर्प्शन होता है। तो ये क्या हो रहा है कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मतलब कि पहले ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, वो एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो ये बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है, एडजॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये बोलोगे सर जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन होगा वो नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर देगा। सर मतलब जब ये जितना ज्यादा इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा, इस सर्किल के अंदर जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, बाद में यही निकलेंगे, जिसको डिजॉर्प्शन बोलते हैं, तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा ये निकलेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा निकल मतलब डिजॉर्प्शन मतलब तभी निकलेगा जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, उस गोला के अंदर आएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है डिजॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के एडजॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर देता है। ठीक है समझ गया। तो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, तो सर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन बराबर क्या होता है, डिजॉर्प्शन कैसे लिखोगे, तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, सर ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या, के से, के डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हम डिजॉर्प्शन के बारे में डिफरेंस कहोगे सर के डी, ठीक है, के डी कहोगे सर, के डी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो के डी। और सर एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल हम पहले क्या जानते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है, और उसके थीटा पे डिपेंड करता है, एन थीटा, तो लिख दोगे एन थीटा, के टी एन थीटा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्यों के टी एन थीटा कहां से है बच्चा, मतलब के मतलब ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो के हो गया, हम डिजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करें तो डी हो गया, और तुमने बताया कि सर नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर देता है, तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो साइट है और जो मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है, तो थीटा जो मॉलिक्यूल अंदर इसके ऊपर जा रहा है, तो हमारा नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर देता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हमने बताया कैसे डिपेंड करता है, बोलो इतना इतना समझ में है? यस सर। तो हमने क्या जाना, हमने रेट ऑफ डिजॉर्प्शन निकाल लिया, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन निकाल लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखो बच्चा, अब हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। भाई ये क्या साइन था दोनों के बीच में, अगर ये याद करो, ए प्लस एम बना दे रहा था ए एम, तो ये हमारा क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो मतलब एक बार ये सरफेस पे चिपकेगा तो एक बार निकल जाएगा, तो एट इक्विलिब्रियम,
बच्चा एट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा? तो लिख सकते हो ना कि सर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। समझने के लिए कैपिटल में लिख दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो हमने क्या लिखा, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम बच्चा इक्वेशन 1 एंड 2 एब्जॉर्प्शन का इधर लिख लेते हैं। तो हमने क्या निकाला था सर, निकाले थे सर के ए, सर पी ए, और सर n इंटू 1 माइनस थीटा निकाले थे। किसका निकाले थे सर? तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का निकाले थे। और डिजॉर्प्शन का हमने क्या निकाला था? तो तुम कहोगे सर निकाले थे के डी एन थीटा निकाले थे। क्या निकाले थे? के डी एन थीटा निकाले थे। आई एम राइट? इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हमने क्या निकाला? हमने बोला कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। दो ही प्रोसेस हो रही है, एक एडजॉर्प्शन, एक बार चिपक रहा है, एक बार निकल रहा है। तो वही हमने लिखा, चिपक रहा है, निकल रहा है। फिर हमने दोनों इक्वेशन निकाल दिए थे, के ए पी ए एन इंटू 1 माइनस थीटा और के डी एन थीटा हो गया। ठीक है। और बच्चा इसके अंदर क्या होगा, एन जो होगा वो एन से कैंसिल हो जाएगा, एन जो होगा वो एन से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन बचा वो क्या हो गया? तो कहोगे सर के ए पी ए 1 माइनस थीटा। क्या हो गया बच्चे? 1 माइनस थीटा सर बचा। ठीक है, ध्यान समझो। बराबर में के डी थीटा बच गया। क्या बच गया बच्चा? के डी थीटा बच गया। सालिनी ध्यान से समझना, हमें एन एन काट दिया, एन से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? ये बच गया। ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे बच्चा, ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये इनटू में है बच्चा, ये इज इक्वल टू के बाहर इनटू में। जब इस के डी को इधर लेके आएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। जब ये इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, के ए और के डी इनटू में है तो इधर इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो के ए बटे में क्या हो जाएगा? के डी, और ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा, ऐसे उतार देंगे, और इज इक्वल टू के बाहर सिर्फ बच जाएगा थीटा। समझ में आया? क्यों के डी बटे में है? समझ में आया? बोलो यस और नो। निवास बच्चा, ये के डी इधर क्यों है? समझ में आया? यस सर। देखो, और इसके, और यहाँ हम जानते हैं इसके अंदर क्या होता है कि कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं भाई? ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म को हम सिर्फ एक साथ ले लेते हैं। अगर हमारा क्या है एडजॉर्प्शन और केडी है तो हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं भाई। दोनों का एक नाम ले लो भाई, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेंगे। तो हम के ए बटे के डी को लिख सकते हो वेयर के ए बटे के डी बराबर में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को सिर्फ एक कर लेते हो तो के कर देते हैं, कैपिटल के हो गया। तो हम इसके जगह पे अब क्या लिख देंगे? सिर्फ के लिख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल के फिर पी ए 1 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा क्या? थीटा। समझ में आ गया? यस सर। हम करते क्या, अब आगे चल के हम करेंगे क्या कि जो 1 माइनस थीटा है, देखो यहाँ पे इस के ए पी ओ को उठा के हम क्या कर देते हैं? उधर भेज देते हैं और इस थीटा को इधर। ये देखो, ये क्या यहाँ पे इनटू में है बच्चा, इनटू में है। क्या बच्चा? इनटू में। जब इसको उधर उठा के फेंकोगे तो ये क्या चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। तो ये चला जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा के ए पी ए बच जाएगा। यहाँ पे यहाँ से हटा दिए, तो ये स्टेप लिखना। जब उधर उठा के फेंकते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? 1 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा थीटा बटे में के ए पी ए। ठीक है, क्योंकि जब ये इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये थीटा को क्या कर दो? इस थीटा को इधर फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है देखो, ऊपर तो इधर चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा बटे में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि डिवीजन में तो इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये बच जाएगा 1 अपॉन के ए पी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के ए पी हो जाएगा। ये समझ में? यस सर। एक मिनट, ये हम यहां तक कर चुके हैं। 1 अपॉन थीटा 1 माइनस
हाँ ठीक है बच्चा, 1 माइनस थीटा बटे में थीटा, 1 बटे में के पी ए कर लिए। अब बच्चा इसको जरा ध्यान दो, इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, ये इक्वल टू, इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, तुम ऐसे करते हो ना, जैसे अगर इसको लिख लो 1 बटे में थीटा और -1, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज को अगर सॉल्व करोगे, इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा गुणे में थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो ये यही वाला क्या बन जाएगा, 1 माइनस थीटा बटे में थीटा। इसको हम तोड़ लिए तो 1 बटे में थीटा -1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते इस चीज को? भाई अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 थीटा इंटू थीटा, थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, थीटा, और तो 1 माइनस थीटा बटे थीटा, इस चीज को लाते हो ना इससे, बोलो यस सर नो। यस सर। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 बटे में के ए पी ए के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये -1 है उधर जाके ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 अपॉन के ए पी ए, यहाँ हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस उधर चला जाता है, प्लस चला जाता है, इधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 बाई थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 बटा के ए पी ए, और इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 के ए पी हो जाएगा, तो के ए पी ए हो जाएगा। तो हमारे पास लास्टली देखने को लिए क्या मिला, ये मिला। अगर इसको आगे स्टेप में जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 बटे थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस के ए पी ए बराबर में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा के ए पी ए हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ थीटा की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो पलट जाएंगे, तो सिर्फ थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के ए पी ए सिंगल वाला ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस के ए पी ए। यही हमें निकालना था, यही डिराइव करना था, जो हमें prove करना था। बस इतना करना। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको कर लेना, तुम लोग सॉल्व कर लेना, एक बार समझ लेना, वीडियो को बार बार देख के। गुड नाइट, टेक केयर। बीईटी थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बोलोगे तो बीईटी पढ़ा देंगे, बीईटी पढ़ा देंगे तो सरफेस फिनोमेना तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और बीईटी थ्योरी नहीं आएगा फिलहाल में, लेकिन फिर भी मैं कल कवर करूंगा बीईटी थ्योरी। 3 थ्योरी थी इसके अंदर, एक डिफरेंस बिटवीन था, जनरल जो खत्म हो चुका है, डिफरेंस भी पढ़ा चुके थे, उसमें तुम्हारा लैंगमुर पढ़ा दिया, कल फ्रेंडलिश पढ़ाई दिए थे, अब एक बीईटी थ्योरी बची है।